हाय गाइस, 20th मार्च को मैंने एंड कोमल फ्रॉम माय हैप्पीनेस ने सिमिलर वीडियोस रिलीज किए बाय चांस। मेरा वीडियो था जॉइंट फैमिली के ऊपर, एंड जॉइंट फैमिली में आप कैसे रहते हैं, जॉइंट फैमिली में क्या क्या होता है, प्रोज एंड कॉन्स। एंड उसका वीडियो था देसी वेडिंग्स के ऊपर, एंड वो कैसे होती हैं, एंड मोर और लेस देसी वेडिंग्स बहुत ज़्यादा क्योंकि जॉइंट फैमिली से इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो काफ़ी कुछ उसके वीडियो में जॉइंट फैमिली में रहने से भी काफ़ी कुछ रिलेटेड था। सो बाई चांस ऐसा हुआ कि हमारे वीडियोस 2-3 घंटे के डिफरेंस में ही आए, एंड कुछ लोगों ने कमेंट किया मेरे वीडियो पे दैट यू मस्ट वॉच हर वीडियो, एंड उसका वीडियो देख के बताओ व्हाट यू थिंक। एंड दिस इज बेसिकली माय वीडियो ऑन व्हाट आई थिंक ऑफ अबाउट व्हाट शी सेड इन हर वीडियो, प्लस जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था उसका काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन है इन अ वे। Now before I go ahead with the video, I hope आपने मेरा वीडियो ऑन जॉइंट फैमिली भी देखा हुआ है एंड कोमल का वीडियो ऑन देसी मैरिज भी देखा हुआ है, क्योंकि ये वीडियो काइंड ऑफ उस डिस्कशन का एक कैरी फॉरवर्ड है। मतलब ये वीडियो इन दोनों वीडियोस को रेफरेंस करेगा, तो आई होप यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड इट। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे तो लिंक्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Also, before I tell you more about what I am going to say, what my views are on Komal's video, I want to know what you think my views might be. अगर आपको लगता है I would agree with what Komal said, then give this video a like. But अगर आपको लगता है इतना बड़ा बीट, बट अगर आपको लगता है कि नहीं रोली के व्यूज डिफरेंट होंगे, उसको लग रहा है कोमल गलत बोल रही है, तो गिव दिस वीडियो अ डिसलाइक। ना डोंट वरी, ना मुझे ना किसी और को कभी पता चलेगा कि आपने लाइक दिया है या डिसलाइक दिया है, क्योंकि यूट्यूब में कोई तरीका नहीं है पता लगाने का कि किसने लाइक किया है किसने डिसलाइक किया है। सो गो अहेड अनोनिमसली अपने व्यूज आप एक्सप्रेस करिए। अगर आपको लगता है मैं वो बोलूँगी कि कोमल ने बिल्कुल ठीक बोला है तो आप लाइक कर दो इस वीडियो को, और अगर आपको लगता है मैं बोलूँगी नहीं कोमल ने गलत बोला है, सब कुछ ऐसा नहीं होता, तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दो। नाउ कोमल के वीडियो देख के जो मुझे समझ में आया, नाउ आई कुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग इन दिस, बट जो मुझे समझ में आया वो ये था कि शादी के बाद उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, उसके इन लॉज ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे, या फिर उसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। वो नहीं दिखा पाई या वो नहीं बन पाई जो वो करना चाहती थी। she was suppressed is what I understood from the video. I could be absolutely 110% wrong, but जो मुझे समझ में आया वो ये था कि उसको काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। नाउ मेरी सिचुएशन इज स्लाइटली डिफरेंट। आई ऑल्सो लिव विद माई इन-लॉज, आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट सेम ईयर शादी हुई थी, क्योंकि शी मेंशन दिस इज द 9th ईयर ऑफ हर वेडिंग, और मुझे भी नवंबर में 9 साल हो जाएंगे शादी को, तो आई थिंक वी वर मैरिड अराउंड द सेम टाइम ऑल्सो। I also live in a joint family. We by chance both live in Delhi, so we have a very similar background in that sense. On the other hand, मुझे काफ़ी supportive family मिली, मैं काफ़ी easily adjust हो गई घर में, मैं काफ़ी आराम से मतलब अपने in-laws के साथ मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं। मेरे in-laws हैं भी बहुत ज़्यादा inviting and warm, they are okay with me having a different thought. तो आई थॉट कि ये एक इंटरेस्टिंग टेक होगा फॉर यू टू लिसन टू समवन जिसको प्रॉब्लम नहीं आई फैमिली में। नो आई बिलीव मुझे प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि मैं इन-लॉज आर ग्रेट। बी मुझे लगा मुझे प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने की, जो मेरा माइंडसेट था, जिससे मुझे लगता है कि मुझे कम प्रॉब्लम्स आई टू इंटीग्रेट इनटू अ जॉइंट फैमिली। नाउ दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, माय पर्सनल व्यू, ठीक है, and that's what I'm going to share with you in this video. As far as Komal's video is concerned, she's 100% accurate. 100% जो उसने बोला है वैसा होता है, and Indian society में ऐसा होता ही होता है, whether or not your in-laws are supportive, ठीक है। but क्योंकि आप एक इंडियन फैमिली में you marry into it, ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपके मदर इन लॉ फादर इन लॉ मैटर करें, in-laws is also like the extended family. तो हाँ, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट कि जब शादी होती है तो बहू को ना एक डिफरेंट स्टैंडर्ड से देखा जाता है। शी शुड लुक अ सर्टेन वे, उसको एक तरीके से बोलना चाहिए, उसको एक तरीके से रहना चाहिए, उसको इस तरीके से ये करना चाहिए, उस तरीके से वो करना चाहिए। उसका ना
उसको कभी भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अगर वो गलती कर देना तो बवाल मच जाता है, बट अगर वो सेम गलती उसका हस्बैंड या उसके हस्बैंड का ब्रदर सिस्टर करे ना तो उतना बवाल नहीं मचता। बट जो बहू है, जो डॉटर इन लॉ है, उसको शी शुड बी वेरी स्मार्ट, शी शुड बी वेरी इंटेलिजेंट, शी शुड नेवर मेक एनी मिस्टेक्स। उसकी जो मेच्योरिटी लेवल है ना वो एक 60-70 ईयर ओल्ड वुमेन का होना चाहिए, जो सब कुछ जानती है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली करती है, बट वो ना ओबीडियंट होनी चाहिए 10 साल के बच्चों की जैसे। So that is correct, that is how the Indian society behaves. But आप करें क्या, इसके क्या solution है ना? जो love marriage कर रहे हैं, I'm sorry, I can't help you in that because that is not the experience that I have. The experience that I have is marrying into an arranged marriage, getting into an arranged marriage, marrying into a family where we live with our in-laws. Now my number one point is that if you are unmarried, एक तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि आपको जॉइंट फैमिली में रहना है या आपको अलग रहना है। You should be very clear कि मैं फैमिली के साथ रह पाऊंगी या मैं अलग रह पाऊंगी। सी गर्ल्स इन सोसाइटी इन जनरल हम लोग को सोच के बड़ा किया जाता है, सोचवा के बड़ा किया जाता है कि आपको अपनी फैमिली से अलग रहना है। दैट्स नॉट करेक्ट, ऑब्वियसली नॉट। कौन अपने पेरेंट्स से दूर रहना चाहेगा यार? बट दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट कि हम एक्सपेक्ट करें कि बॉयज भी अपनी फैमिली से अलग रहें, कि मैं अलग हूँ तो तुम भी अलग रहो। नहीं, जरूरी नहीं है बॉयज को अलग रहना। हो सकता है लड़के को अलग रहना और वेल एंड गुड फॉर बोथ ऑफ यू, बट जरूरी नहीं है ना कि लड़का भी चाहे अपने पेरेंट्स को छोड़ना। एंड व्हेन वी नो इट इज बीइंग अनफेयर टू अस गर्ल्स, देन व्हाई वुड वी वांट द सेम अनफेयर ट्रीटमेंट फॉर बॉयज? इट इज अनफेयर फॉर एवरीवन यार, कोई भी अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ना चाहता। सो टू एक्सपेक्ट द बॉय टू लीव हिज हाउस इज रॉन्ग, बट हाँ, इफ द बॉय लीव्स हिज हाउस ऑन हिज ओन, that's a different case altogether. Obviously this statement is wrong अगर you are already married into the family और आपकी कोई और personal problem situation अलग है, कुछ और बात अलग है। I am just saying before marriage, especially when it's an arranged marriage, you cannot go into it telling a boy, जो boy आपको बोल रहा है कि भाई मुझे family के साथ रहना है, you can't tell that guy कि तुम अपनी family से दूर रहो। नहीं, you try and find a guy that wants to live apart from their family. ऐसे भी लड़के होते हैं, इनको नहीं रहना होता अपनी फैमिली के साथ। Maybe you can find a good guy like that. But if you go into a marriage knowingly कि वो लड़का अपने फैमिली के साथ ही रहना चाहता है, and then you expect him to stay separately, वो तो गलत हो जाएगी बात। Now मेरा जो इसमें मानना है वो ये है कि यार हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया, we have to support them too as they grow older. आइडियल सिचुएशन होती तो लड़का लड़की के पेरेंट्स भी, दोनों पेरेंट्स साथ में रह रहे होते, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते, वो तो हो नहीं सकता। एट एनी गिवन पॉइंट हम मैक्सिमम एक सेट ऑफ पेरेंट्स का ध्यान रख सकते हैं, कोई भी एक सेट ऑफ पेरेंट्स हो। अब दिस इज अ पॉइंट फॉर ओपन फॉर डिस्कशन। इफ इट्स अ गर्ल हु इज अ सिंगल चाइल्ड, and I have known of a girl who is a single child, उसका husband has moved into their home to take care of the girl's parents and to live together as a family. And जो लड़के के पेरेंट्स है, he has a brother and he takes care of his family, his parents. So at least at any given point of time, at least हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एक सेट्स ऑफ पेरेंट्स का ध्यान रख पाए। And as far as expecting boys and girls की एक certain age के बाद हमें अलग रहना चाहिए, या when we are getting married both of us should leave our family so that we are equal in marriage. As far as that point is concerned, ये कोमल actually raise किया था point कि when we get married we are unequal, क्योंकि एक लड़की एक लड़के के घर में जा रही होती है, बट लड़का तो अपने घर पे ही होता है, which is ठीक है, पॉइंट तुम्हारा ठीक है बिल्कुल। बट दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन चेंज इन आवर जनरेशन। क्यों? क्योंकि यार एक बात बताओ, जो हमारे पेरेंट्स है ना, उनका माइंडसेट सोचो, वो जब से उनके बच्चे हुए हैं तब से वो सोच रहे हैं हाय हमारा बेटा हमारे साथ रहेगा, हमारा बेटा हमारा ध्यान रखेगा। दे प्रिपेयर्ड फॉर अ फ्यूचर जहाँ उनका बेटा उनका ध्यान रख रहा है, उनके बेटा बहू उनका ध्यान रखना है। दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ फ्यूचर जहाँ उनका बेटा उनको छोड़ के जा रहा है, राइट? एंड अगेन दिस इज अ वेरी केस टू केस बेसिस वाला सिनेरियो। अगर सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देते हैं लोग कि भाई छोड़ के जाना ही पड़ता है, तो वो तो बात अलग हो जाती है। बट दिस इज व्हेन थिंग्स आर नॉट रॉन्ग, थिंग्स आर नॉट गोइंग रॉन्ग। What I find as a solution is कि हमारी जनरेशन में ये सॉल्व हो नहीं सकती, but as parents of the next generation, this is something that we can solve. From today we can think कि यार जब हमारे बच्चे बड़े होंगे ना, वो हमारे साथ नहीं रहेंगे,
सो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर अ फ्यूचर व्हेन, जब हमारे बच्चे हमारा ध्यान नहीं रखेंगे और हमें अपना ध्यान अपने आप रखना है व्हेन वी आर 60, 70, 80 years old. And we need to prepare both our boy and girl to understand कि बेटा जब तुम एक certain age के हो जाओगे, I'm not saying 18 years of age, क्योंकि I know official adult is 18 years, but मेरे हिसाब से 18 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है. जब आप कमाने वमाने लगो, when you're at certain age where you're like कि ठीक है तुम अक्लमंद लग रहे हो अब, then you go out of the house, both the boy and both the girl, both the boy and both the girl, both boy and girl. And that is my thought on it कि I don't think this is something जिसका solution हम अपनी generation में ढूंढ पाएंगे, and not even generation Y में ढूंढ पाएंगे. Although generation Y के बहुत सारे लोग move out कर रहे हैं, बहुत सारी girls भी move out कर रही हैं from their parents' place, which is great. But I think it will complete a full circle जब हमारे बच्चे generation Alpha जब बड़ी होगी ना, that is the only way this solution can be found कि एक बॉय एंड गर्ल को इक्वल कैसे करना है, दोनों अपने घर से कैसे बाहर निकलेंगे. नाउ लेट्स कम बैक टू आवर जनरेशन कि हम अब क्या करें. भाई ठीक है कर लेंगे सोल्यूशन जब आएगा, बट हम क्या करें. दिस नेक्स्ट पॉइंट इज समथिंग जो मुझे आई फील बहुत ज़्यादा हेल्प करा था टू इंटीग्रेट माई सेल्फ इन टू दिस हाउस, टू मेक मी फील एट होम, टू मुझे ताकि ना लगे कि यू नो ये दूसरा घर है. जब मेरी शादी हुई थी ना, तो जिस दिन मैं इस घर में आई थी, जिस रात को आई थी, रात को विदाई हुई थी, एंड आई केम टू दिस हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर वेडिंग. एंड जिस दिन मैंने कदम रखा था घर में, मैंने ये नहीं सोचा था ये मेरे हस्बैंड का घर है, मैंने ये नहीं सोचा था ये मेरे इन लॉज का घर है, मैंने सोचा था ये मेरा घर है. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस क्योंकि किसी ने मुझे सिखाया था, पढ़ाया था, लिखाया था. बहुत लोगों को बोला भी जाता है, मुझे कभी ऐसा बोला नहीं गया किसी से, बट ये मेरा माइंडसेट था. दिस इज माई हाउस. कोई भी और रह लो यहाँ पे, घर मेरा है. एंड आई फील उस वजह से ये वो जो मेरा माइंडसेट था, दैट हेल्प मी अ लॉट इन काइंड ऑफ एडजस्टिंग माई सेल्फ टू द हाउस. क्यों? क्योंकि अब तो मेरा घर है, अब बताओ क्या 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 हो रहा है यहाँ पे, राइट. दिस इज माई हाउस. एंड जब मैं इस फीलिंग से आई फेल्ट, मुझे वो जो सेपरेशन एंजाइटी होती है वो नहीं हुई कि ओ मैं अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के आ गई. मैं अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के अपने घर आई हूँ ना, मेरा घर है. एंड आई फील दैट हैज हेल्प्ड मी ओवर द इयर्स फील लाइक आई बिलोंग. काफ़ी बार होता है ना शादी के बाद, यू डोंट फील लाइक यू बिलोंग, बट वो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग मुझे लगता है मुझे हमेशा रही है, इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से डे वन आई स्वेयर जब से मैंने कदम रखा है इस घर में, मैं यही सोच के आई थी ये मेरा घर है ना. चलो मान भी लो कि आपने ये मान लिया कि मेरा घर है, बट कभी कभी यार वो आउटसाइडर वाली फीलिंग आ जाती है. नॉट बिकॉज ऑफ द हाउस बट बिकॉज ऑफ द पीपल इन द हाउस. वो सीक्रेट डिस्कशंस जो वो रूम में होते हैं, जब सब लोग होते हैं ना, आप जैसे एंटर करते हो उस रूम में तो सब लोग कुछ चुप हो जाते हैं. या व्हेन यू ओवर हियर पीपल टेलिंग सीक्रेट्स और सब बोल रहे होते हैं बहू को मत बताना. यू नो दोस डिस्कशंस, आपको अच्छे से पता है. एंड बहुत वियर्ड लगता है. आई नो द फीलिंग, मुझे पता है द फीलिंग, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत बहुत अजीब लगता है, बहुत बुरा लगता है. ऐसा लगता है यू आर नॉट पार्ट ऑफ द फैमिली. गुस्सा आता है, आउटसाइडर वाली फीलिंग आती है. ऐसा लगता है ना मैं घर की रही, क्योंकि जो अपने मम्मी पापा का घर था वहाँ तो मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है, और ना मैं इस घर की रही क्योंकि भाई कोई मुझे इंक्लूड ही नहीं कर रहा. सी यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कि इससे पहले आप इस घर में आए, इस घर में एक फैमिली ऑलरेडी रह रही थी. यू आर एडजस्टिंग टू देम और वो भी तुमसे एडजस्ट हो रहे हैं, एंड दैट इज ओके. जरूरी नहीं है सारी बातें तुम्हें पता चले. फॉर देम एज अ फैमिली दे कैन स्टिल हैव सीक्रेट्स. यू हैव योर फैमिली ऑल्सो, तुम भी एक फैमिली हो, बट बिफोर यू केम इनटू दिस फैमिली दे वर अ फैमिली, एंड they are allowed to have their own little secrets, and that's okay. That's okay. I know it feels bad, but that's also okay ना. उनकी भी तो एक लाइफ थी before you came into their life. They have a right to their privacy and you have a right to your privacy. Coming to the topic of privacy, तो joint family में ना kind of impossible लगता है, क्योंकि joint family में privacy नहीं होती, husband wife की तो नहीं होती. क्यों? क्योंकि there is no place for privacy in a joint family. आप जनरली सारे डिस्कशंस आउट इन द ओपन हो रहे होते हैं. मियाँ बीवी को बात करनी होती है तो जाओ कमरे में जाके बात कर लो, जो कर लो. कितनी देर रह लोगे कमरे में, बाहर आना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ डिस्कशन होगा ही. बट द थिंग इज, जो प्राइवेसी वाली बात है ना, वो आपको आपके इन लॉज से नहीं डिमांड करनी.
वो आपको आपके इन-लॉ से नहीं एक्सपेक्ट करनी। आपके इन-लॉ थोड़ा ना कहेंगे जाओ बेटा तुम रूम में जाके बात कर लो आराम से, जो भी बात करनी है वो थोड़ा ना कहेंगे। यू नीड टू डिमांड इट फ्रॉम योर हस्बैंड। अगर आपको लग रहा है यू हैव लैक ऑफ प्राइवेसी, देन यू नीड टू टॉक टू योर हस्बैंड अबाउट इट एंड टेल हिम कि लिसन यू फाइंड अ वे। तुम मुझे डेट पे लेके जाओ, तुम मुझे वॉक पे लेके जाओ, तुम कमरे में मेरे से बात करो, तुम मुझे घुमाने लेके जाओ। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ योर हस्बैंड टू फाइंड स्पेस फॉर यू, नॉट योर इन-लॉज। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडियन हस्बैंड्स ना, उनको बचपन से सिखाया जाता है कि वाइफ की बात नहीं सुननी, क्योंकि टीवी सीरियल्स, मूवीज, इंडियन फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव सब उनको यही बोलते रहते हैं, जो आदमी अपनी वाइफ की बात सुनता है वो जोरू का गुलाम होता है। बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन में बोलता है। इट्स अ वेरी स्टीरियोटाइप, इट्स यूज्ड एज एन अब्यूसिव वर्ड। और ये चीज़ से ओवरकम होना या ये चीज़ को इग्नोर करना विल टेक टाइम फॉर द बॉयज। सो अगर आप कोई बात बोलते हो और आपका हस्बैंड इमिडिएटली उसको नहीं मानता, तो गिव देम अ लिटिल बेनिफिट ऑफ डाउट। आई एम नॉट सेइंग कि भाई हर बार चुप हो जाओ या चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, नहीं, बट गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट कि हाँ, फॉर देम टू ओवरकम दिस स्टीरियोटाइप थोड़ा उनको भी हिम्मत चाहिए होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज ना बहुत बड़ा वर्ड है इन इंडियन फैमिलीज, इन इंडियन मैरिजेस। बोलते हुए कॉम्प्रोमाइज के बगैर शादियां नहीं चलती हैं। एंड जब हम ये बोलते हैं ना कॉम्प्रोमाइज के बगैर शादियां नहीं चलती, तो कॉम्प्रोमाइज मतलब लड़की का कॉम्प्रोमाइज के बगैर शादी नहीं चलती है। ये भी बोलते हैं आजकल डिवोर्स इसलिए बढ़ गया क्योंकि लड़कियां कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही। जब मैं सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि जो हमारी पहले की जनरेशन थी ना, उन्होंने कितना कॉम्प्रोमाइज किया होगा, वो कितना दबे होंगे। मुझे सोच सोच के डर लगता है कि उन्होंने किन किन चीजों पे वो चुप रहे होंगे। इसलिए ना जो हमारी पुरानी जनरेशन है, इंक्लूडिंग द जनरेशन ऑफ आवर पेरेंट्स, दे आर कंडीशन टू बिलीव कि कॉम्प्रोमाइज पे ही जिंदगी चलती है आगे। बट नहीं यार, कॉम्प्रोमाइज पे नहीं चलती। आई टेल यू अनदर वर्ड फॉर इट। कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? आई टेल यू द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट आर लोअर देन इज डिजायरेबल। कॉम्प्रोमाइज का मतलब हम वो चीज करने को तैयार हो रहे हैं जो हम नहीं करना चाहते। बात है सेकेंड वर्ड पे, विच मेक्स मोर सेंस, विच इज एडजस्ट। एडजस्ट का मतलब होता है टू ऑल्टर और टू चेंज समथिंग स्लाइटली इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। अपने आप को या अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा बदलना ताकि हम वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, ताकि सब ठीक रहे, विच इज ओके। एंड व्हाई इज इट ओके? क्योंकि फॉरगेट इन लॉज, अगर आप किसी रूममेट के साथ भी रहने जाओगे, आप थोड़ा तो एडजस्ट करोगे ना, थोड़े तो अपना चेंज करोगे बिहेवियर, क्योंकि किसी और के साथ रहने जा रहे हो। थिंक ऑफ इन-लॉज नॉट एज जस्ट इन-लॉज, थिंक ऑफ देम एज पीपल यू आर नाउ लिविंग विद। थोड़ा चेंज, थोड़ा एडजस्टमेंट तो होगा। एक बात बताओ सच सच, एज हस्बैंड एंड वाइफ आप लोग आपस में बहुत एडजस्टमेंट करते हो, इनफैक्ट कॉम्प्रोमाइज भी करते हो। तो इन-लॉज के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है छोटी सी एडजस्टमेंट्स करने में? हाँ, अगर वो एडजस्टमेंट्स कॉम्प्रोमाइज होती हैं तो नहीं, तो वो नहीं करना, बट छोटी छोटी एडजस्टमेंट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया था कि जब आप अपने इन-लॉज के यहाँ मूव कर रहे हो, अपने हस्बैंड के हाउस में मूव कर रहे हो, आप अपने घर में मूव कर रहे हो, तो उस घर में ऑलरेडी कुछ लोग रहते हैं। आपके लिए बहुत वियर्ड है, आपके लिए बहुत अजीब है कहीं और जाके, कहीं नई जगह पे जाके रहना। उनके लिए भी बहुत अजीब है। सोचो आप रह रहे हो, अभी एकदम से दरवाजे से कोई पर्सन आता है, कहता है आज से मेरा घर है, आज से मैं यहाँ रह रहा हूँ। अजीब लगेगा ना, आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा। ओके, तो वैसे ही आपके इन-लॉज को भी करना पड़ेगा एडजस्ट। उनके लिए भी एक न्यू एक्सपीरियंस है। हम भी कभी कभी गलती करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको पहले से पता होना चाहिए कि एक मदर इन लॉ और एक परफेक्ट फादर इन लॉ, एक परफेक्ट मदर इन लॉ को कैसे बिहेव करना है। उनको क्या पता? सी, जनरेशंस बिफोर देम वर ऑल्सो नॉट परफेक्ट। हमारे इन-लॉज को वही पता है कि इन-लॉज कैसे बनते हैं अपने इन-लॉज से, राइट? उन्होंने देखा है, सपोज आपकी मदर इन लॉ को सिर्फ साड़ी पहनना अलाउड था, सूट पहनना नहीं अलाउड था। तो जब उनकी बहू आई तो आपकी मदर इन लॉ ने कहा यार मैं तो तुम्हें सूट पहनना अलाउ कर रही हूँ। तो फॉर हर इट्स अ वेरी बिग थिंग कि मेरी सास ने मुझे सूट पहनना अलाउ नहीं किया, बट मैं अपनी बहू को सूट पहनना अलाउ करती हूँ। बट भाई बहू को तो जीन्स पहननी है। इट्स अ जनरेशन गैप, नो। what we have to understand is कि हमारे इन-लॉज भी फर्स्ट टाइम इन-लॉज बन रहे हैं, उनको भी नहीं आता।
ठीक है ना, हमें बहू बनना आता है ना उनको इन लॉज बनना आता है. तो वी हैव इट थिंग्स, सम थिंग्स टेक टाइम and that's okay. Sometimes it takes time for relationship to develop. Sometimes it takes time for people to understand each other. सारी बातें जरूरी नहीं है जंग से जीती जाए, you know. कभी कभी कुछ बातों में धीरे धीरे चेंज लाना also works. सी आपको जीन्स पहननी आप पहनो, बट अगर आपको पता है आपके इन लॉज थोड़े से ऑर्थोडॉक्स है तो आप फर्स्ट डे जाते ही जीन्स मत पहनो ना. थोड़ा टाइम दो उनको टू एडजस्ट टू यू एंड देन यू नो अपने रंग में आ जाओ वाली बात. देन काइंड ऑफ जस्ट स्लोली ईज देम इनटू योर पर्सनैलिटी. अगर आपको पता है कि आपके घर में सूट पहनना आज से ला हुआ है तो आप जाते ही शॉर्ट ड्रेस डाल लो, तो झगड़े तो होंगे. नाउ सी इट्स अप टू यू. आपकी पर्सनैलिटी जो है, अगर आपको झगड़े करने कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. देयर इज नथिंग रॉन्ग. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट मी एज अ पर्सन, एज माई पर्सनैलिटी, आई वुड रादर ईज देम इनटू इट. थोड़ा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा झगड़े कम होंगे. हर बात पे झगड़ा करना जरूरी नहीं होता ना, कभी कभी कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती है. आई मीन ऑल ऑफ दिस, एक पर्सन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है विच इज़ योर हस्बैंड. योर हस्बैंड शुड नो हु यू आर एंड हाउ विल ही नो हु यू आर. अरेंज मैरिज में कैसे पता चलेगा ना. यू हैव टू बी क्लियर विद हिम ऑफ हु यू आर. आपको अपनी दिल की बात उनसे बोलना बहुत जरूरी है. दैट हाउ विल योर हस्बैंड ट्रीट यू एज एन इक्वल, है ना. लाइक हम कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि हस्बैंड्स को तो स्टार्टिंग से सिखाया जाता है कि बीवी तो लाइक हस्बैंड के लाइक कदमों में चलती है वाले सीन, राइट. ऑब्वियसली इट बेनिफिट्स देम यार. हाउ वुड इट नॉट बेनिफिट देम. उनको बोला जा रहा है कि उनको तो बचपन से सिखाया जा रहा है ये बात कि तुम्हें खाना बनाना क्यों सीखना है, तुम्हारी जब बीवी आएगी तुम्हारे लिए बना देगी. उनका तो बेनिफिट है ना, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे ये चीज. सो हाउ विल दे ट्रीट यू एज एन इक्वल. हाउ? When you are strong enough as a woman, that's how. And one of the very main thing that can make you strong, that can make you have a backbone, is finances. And घूम फिर के बात पैसे पे ही आती है. क्यों? क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो इस वर्ल्ड में तो फिर आप कुछ नहीं हो. And that is the fact. That is the fact. ना अगर आप हाउसवाइफ, अगर आप एक करियर पर्सन हो तो फिर इट्स ईजियर टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, क्योंकि हाँ भाई आप कमा रहे हो. बट इफ यूर अ हाउसवाइफ तो क्या करें. यू हैव वेज टू सेव मनी, राइट. आपको शगुन के लिफाफे किसी ना किसी चीज़ पे मिलते हैं, कहीं से कुछ पैसे बचा ले. जी भाई हाउसवाइफ ना सबसे बेस्ट होती है सेविंग्स में, यही सुना है मैंने. तो मैं तो बहुत ही बेकार हूँ सेविंग्स में, बट जो मैंने सुना है वो यही है. What I want you to understand, अगर आप unmarried हो तो what I want you to listen and understand is at any given point of time, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप और आपके बच्चे को आप 1 साल तक संभाल सको without compromising on your standards of living. So even अगर आप एक हाउसवाइफ हो, figure out a way कि आप कैसे वो पैसे इकट्ठा करोगे, जोड़ोगे, कि आपके पास इतनी इन सेविंग होनी चाहिए. ये वो पैसे हैं जो आप कभी नहीं टच करोगे. You will only touch this if, I hope एक सिचुएशन कभी ना आए आपके साथ, बट अगर ऐसी कभी सिचुएशन आती है आपके पास, ये पैसे तभी टच होंगे when you need कि आप और आपके बच्चे को आप संभाल पाओ for 1 year. So अगर आप नहीं वर्क कर रहे हो और you have taken a career break, what I want you to do is to continue educating yourself. अगर आप काम नहीं कर पा रहे, आप लगता है आपकी फैमिली लगातार बोलती रहती है नहीं हमारे यहाँ नहीं करते काम, या आपके बच्चे छोटे हैं, आप करियर ब्रेक ले रहे हो, या फॉर वॉट एवर रीजन इफ यू आर नॉट वर्किंग, आपको अपनी स्किल्स शार्प रखनी है, आपको अपना माइंड शार्प रखना है. जब आप फ्री हो तो आप, आई नो बहुत मुश्किल होता है फ्री होना, घर के काम बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बट जब भी आपके पास टाइम हो ये देखो मैं अपनी स्किल्स कैसे बेटर कर सकती हूँ, जो मैं हूँ उससे मैं और बेहतर कैसे हो सकती हूँ, क्या मैं और अपने आप को पढ़ा सकती हूँ. एंड देयर इज एवरीथिंग अवेलेबल ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन है यार, एवरी सिंगल थिंग. तो अगर आपने ऑलरेडी कुछ पढ़ा हुआ है, आप ऑलरेडी किसी चीज़ में आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, बिफोर यू गॉट मैरिड, आप उसी फील्ड को या तो आप आगे लेके और उसमें क्या स्किल्स ऐड कर सकते हो ये सोचो. या फिर आजकल तो इतने सारे जॉब ऑप्शंस हैं, इतने सारे क्रिएटिव फील्ड में ऑप्शंस हैं, उनको एक्सप्लोर करना चाहो तो उनको एक्सप्लोर करो. यू नीड टू कीप अपडेटिंग योर सेल्फ. आपको हमेशा इतना अपडेटेड रहना चाहिए कि आज इसी वक्त अगर आपको कहीं जाके जॉब लेना हो तो आपको जॉब मिल पाए.
अगर आप वर्क नहीं कर रहे हैं तो यू शुड ऑलवेज बी अपडेटेड। अगर आप ये करोगे ना तो आपके माइंड में वो डर नहीं रहेगा। अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं कर पा रहे, अपने फाइनेंस स्टेबल नहीं कर पा रहे, आप किसी वजह से पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रहे, आप अपनी एजुकेशन इकट्ठी कर सकते हो, आप अपनी स्किल इकट्ठी कर सकते हो। अगर आपको पता है आप अभी घर से उठ के बाहर जाओ और आपको जाते ही कोई जॉब लग जाएगा, तो आप हमेशा स्ट्रांग बने रहोगे। आपको कभी नहीं लगेगा आप किसी से कम हो। काफ़ी बार ये नहीं होता कि आपके हस्बैंड सोच रहे होते हैं कि आप उनसे कम हो, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है आप सोच रहे होते हो कि आप उनसे कम हो। क्यों? अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इतने पढ़े लिखे हो कि आप अभी जाके कहीं काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है मैं नहीं कर सकती, देन अपडेट योरसेल्फ। क्यों नहीं कर रहे अपडेट? क्यों बैठे हो घर पे? अभी जाओ यूट्यूब पे 100 चीजें हैं, ढूंढो, पढ़ो। इतनी सारी वेबसाइट्स, अब तो ऑनलाइन कोर्सेज इतने सारे बढ़ गए हैं, पढ़ो, अपनी स्किल्स अपडेट करो। होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस डिस्कशन फॉरवर्ड। मैं चाहती हूँ इस बारे में और डिस्कशन हो, क्योंकि अगर हम फेमिनिज्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं वी मेक दिस वर्ल्ड अ मोर इक्वल स्पेस फॉर मेन एंड वुमेन, देन हमें भी जो बातें, हम जिन बातों के बारे में हम बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं, वो बातें बोलनी पड़ेंगी। दे मेक अस अनकम्फर्टेबल टू स्पीक अबाउट, बट बोलनी पड़ेंगी। कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करो आपके क्या व्यूज़ है, आपके क्या थॉट्स हैं। एंड इफ़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, एंड अगर आप अपनी फैमिली में बहुत अच्छे से, जॉइंट फैमिली में बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो गए हो, आपको लगता है आप अच्छे से, आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स है कैसे कोई अपनी जॉइंट फैमिली में अच्छे से खुश रह सकता है, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आई एम श्योर बहुत लोग पढ़ना चाहेंगे। एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो।